हेलो क्लास 12। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको कल सेंड करा था रिवीजन बेसिस पे। मैं सेकंड चैप्टर का रिवीजन करा रही हूँ। पहले मैं आपको ऑडियो ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। आप में से कईयों ने नोट्स भी बना लिए होंगे। ये छोटा सा ब्रीफ सा रिवीजन है जो मैं आपको बता रही हूँ। सेकंड चैप्टर है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले हमने ये देखा था मीनिंग में कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? जर्नल गाइडलाइंस होती हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराई जाती हैं, विच कैन बी यूज फॉर कंडक्टिंग वर्क प्लेसेस अंडर सर्टेन सिचुएशन। दे हेल्प मैनेजर्स टू टेक एंड इम्प्लीमेंट डिसीजंस। ये इसलिए प्रोवाइड कराई जाती है क्योंकि इससे मैनेजर्स को हेल्प मिलती है। डिसीजन, कोई भी उनको डिसीजन लेना है या कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना है या कोई गोल अचीव करना है, उसके लिए ये गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, हर वर्क प्लेस में ये गाइडलाइंस फॉलो की जाती है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग मैंने आपको बताया था। नेचर क्या होता है इसका, कुछ हेडिंग्स में डिस्कस किया था हमने। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हमेशा प्रैक्टिस के थ्रू, जैसे जैसे आप वर्क करते रहेंगे, जिस प्रैक्टिस के करते रहेंगे, तो वैसे वैसे ये गाइडलाइंस फॉर्म होती हैं। ठीक है, इन गाइडलाइंस के थ्रू अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तो क्या है, ये आप इनके यूज्ड हो जाते हो। जर्नल गाइडलाइंस होती हैं, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होती है और ये ज़रूरी होती हैं जिससे कि ऑपरेशंस अच्छी तरीके से हो। यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल होती हैं, इजीली आप इनके अकॉर्डिंग या फिर आप इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इनके अकॉर्डिंग ढल सकती है, या ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है ये इन गाइडलाइंस की हेल्प से कि एनवायरनमेंट किस तरीके का है। बिहेवियरल, कंटीजेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये सारे नेचर हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एसेंशियल टू मेक साउंड डिसीजंस बाय मैनेजर। यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल्स होने चाहिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। इससे क्या होता है, मैनेजर साउंड डिसीजन यानी कि इफेक्टिव डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। द सिग्निफिकेंस कैन बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। इसको सिग्निफिकेंस को हमने कुछ पॉइंट्स में देखा था, जैसे कि इट इंक्रीजेज इन एफिशिएंसी, यानी वर्क करने की, वर्कर्स की प्लस मैनेजर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करता है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, गाइडलाइंस होती हैं तो कम कॉस्ट में और कम रिसोर्सेज को ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाता है, ताकि इसमें कॉस्ट भी कम लगे और एफिशिएंटली वर्क भी हो जाए। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग होता है, आपका साइंटिफिक होता है, एक फैक्ट के बेसिस पे इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। अडेप्टेशन टू चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑब्वियस है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे आपका नेचुरल हो, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही क्यों ना हो। तो क्या होता है, गाइडलाइंस की हेल्प से अडेप्टेशन ऑफ चेंजिंग, यानी जो चेंज हो रहे हैं उनको आसानी से अडेप्ट करने में हेल्प करता है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी को वो अपनी तरफ से वो सोसाइटी के लिए कुछ करें। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस क्या हेल्प करती हैं कि वो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करे। प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली गाइडलाइंस होगी तो एक प्रॉपर तरीके से वर्क होगा और जो भी गोल्स हमें अचीव करने हैं उससे रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, एक वेल मैनर्ड तरीके से। ट्रेनिंग, मैनेजर्स की भी ट्रेनिंग होती है, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ की भी ट्रेनिंग होती है। एंड इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कंट्रोल भी अच्छा होता है। ये सारे बेनिफिट्स थे जो हमने पढ़े थे। अब हम देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। दो तरीके के प्रिंसिपल दिए गए थे दो लोगों ने, एक तो टेलर ने दिया था, एक फ्योल ने दिया था। टेलर का मानना था साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी साइंस क्या है,
is not a rule of thumb, it is a systematic way that managers have to follow. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या एक सिस्टमेटिक वे है. ठीक है, तो उन्होंने वो साइंस के बेसिस पे अपने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे. उन्होंने कहा था इंडिविजुअल कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. कॉर्पोरेशन क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल एक ही कोई इंसान, ये नहीं कि मैनेजर ही कॉपरेट करता रहे या वर्कर कॉपरेट करता रहे, हर किसी को कॉपरेट कर रखना चाहिए. मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हर हिज ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी. हर पर्सन का, हर एम्प्लॉय का, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो कोई वर्क फोर्स हो, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए. द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज पर टेलर वर, उनके अकॉर्डिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट जो उन्होंने एक अपना रूल दिया था, उनके अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में जो टेक्निक्स हैं वो क्या होनी चाहिए, फंक्शनल फोरमैनशिप. ठीक है, यानी कि फंक्शंस को डिवाइड कर देना चाहिए. एक ही, ये नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट में सारे फंक्शंस होंगे, फंक्शंस को डिवाइड कर देना चाहिए. जैसे अकाउंट्स का, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग होगा, आपका कंट्रोलिंग का डिपार्टमेंट अलग होगा, प्लानिंग का अलग होगा. इस तरीके से फंक्शंस को डिवाइड कर देना चाहिए. स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए एम्प्लॉय, ताकि उसको अचीव करने की कोशिश करें. और हर बार एक नया स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट उन्होंने कहा था सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जिससे क्या होगा, वर्क में और क्या कर सकते हैं, वर्क को सिंप्लीफिकेशन यानी सिंपल तरीके से करने की कोशिश करनी चाहिए. फटीग स्टडी, फटीग यानी जब क्या होता है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, अब काम करते करते उसको थकान भी होगी. फटीग क्या होता है, जो थकान होती है हमें, तो यानी वो रेट, यानी कितनी देर उसने रेस्ट लिया, कितना टाइम लगा, कितने घंटे लगे, वो स्टडी करनी चाहिए, या कितनी जल्दी वो एम्प्लॉय थक रहा है. ठीक है, उसके बाद मेथड स्टडी, यानी कौन सा मेथड एक गोल को अचीव करने के लिए यूज़ किया जा रहा है. टाइम स्टडी, एक प्रोडक्टिविटी में एक एम्प्लॉय को एक प्रोडक्ट बनाने में या कितना समय लग रहा है, एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर वर्क करने में कितना समय लग रहा है. मोशन स्टडी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लग रहा है, सामान उधर से इधर गया या एम्प्लॉय एक जगह से दूसरी जगह गया तो कितना समय लग रहा है. डिफरेंशियल वेज सिस्टम, यानी अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, अकॉर्डिंग टू स्किल्स वेज सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट फिर आए थे आपके फ्योल आए थे, जिन्होंने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे. उनके अकॉर्डिंग हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना मैनेजमेंट के फंक्शन को किस तरीके से होने चाहिए. सबसे पहले उनको प्लान करना चाहिए, यानी प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई कैसे होगा, क्या हमें करना है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए. उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए. उसके बाद कमांड देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, फिर कोऑर्डिनेट करके रखना चाहिए, दैन कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है, द एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कुड बी डिवाइडेड इनटू, जो इंडस्ट्री की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्होंने कहा कैसे डिवाइड होनी चाहिए. टेक्निकल में, कमर्शियल में, फाइनेंशियल में, सिक्योरिटी में, अकाउंटिंग एंड में, मैनेजरियल. इस तरीके से ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिवाइड होनी चाहिए. अब उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैनेजर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए. फिज़िकल, मॉरल, एजुकेशन नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए. 3 क्वालिटीज़ मैनेजर के अंदर होना ज़रूरी है. फिर उन्होंने अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे. पहला प्रिंसिपल था उनका डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी काम को अलग अलग लोगों में डिवाइड करना, जिससे कि एक पर्टिकुलर पर्सन की या एक पर्टिकुलर मैनेजर का वर्कलोड कम हो. फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने क्या कहा कि किसको अथॉरिटी, यानी जो कमांड देने वाला है, कि कौन सुपीरियर होगा और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गोल को अकम्प्लिश करने में, ये प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाई होना चाहिए. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए. डिसिप्लिन होना चाहिए. यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि किसको क्या बताना है, क्या करना है, इस चीज़ में कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट,
यानी कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट बनाना चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल, यानी हर पर्सन को, हर एम्प्लॉय के उसके अकॉर्डिंग उसको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अगर उसने अच्छे काम किया है तो उसके वेजेस बढ़ने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक पर्सन ही कमांड देगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ही होता है कि सुपीरियर अपने अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देता है लोअर लेवल्स को, तो ये भी होना चाहिए। दोनों में बैलेंस होना चाहिए। स्केलर चेन होती है आपकी, जैसे स्टेप बाय स्टेप कोई बात एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। जैसे ए नीचे वाला पर्सन है, बी है, फिर उसका मैनेजर, फिर सी उसका हेड। इस तरीके से कोई बात जानी है तो इस तरीके से होगी। ये एक चेन की तरह होना चाहिए। ऑर्डर होने चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी इन द टेन्योर ऑफ पर्सनल एंड इनिशिएटिव एंड एज पर डी कॉर्पस, ठीक है। तो ये सारे जो 14 प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको पहले बताए थे, ये आप दोबारा बुक में से पढ़ लेना, ठीक है क्लास। ये था आपका चैप्टर 2 का रिवीजन मैंने आपको करा दिया है। ये आप ये मत समझिएगा पूरी वीडियो है, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक की ऑडियो आपको पहले भेज चुकी हूँ। इट्स जस्ट अ रिवीजन वीडियो। तो जिसने भी कंप्लीट नहीं किया है वर्क, वो कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।